साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट जा रही है और हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल उपाध्याय जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो आज की राजनीति है कहां पर आकर टिकी हुई है। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान की राजनीति बहुत सारे पार्टियां हर दावा करती है, लेकिन आज के समय की जो राजनीति जिस तरीके से नेता कर रहे हैं कहां पर लाकर खड़ा कर दिए हैं ये लोग। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आज़ादी के बाद कांग्रेस की सत्ता कई 60-65 साल तक चली और निश्चित रूप से देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम तरह की समस्याएं थी। उसी समय भारत का विभाजन भी हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और उनके सक्रिय सहयोग में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी तमाम लोग थे। इन लोगों ने मिलकर और इस भारत का एक स्वरूप बनाया जिसमें एक जो है जाति और पंथ से हटकर एक सबको लेकर चलने वाली राजनीति भारत की बनी और उसमें सभी जातियों, सभी धर्मों या सभी संप्रदायों के लोगों को समान रूप से महत्व दिया गया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो थे हेडगेवार जी, वो भी उसके पहले कांग्रेस में ही थे और किसी वजह से उनको उचित जगह नहीं मिल सका, जिस वजह से उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया और उस संगठन की विचारधारा उन्होंने एकदम कह सकते हैं सेकुलरिज्म के अगेंस्ट, या कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता से अलग हटके वो केवल हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने राजनीति शुरू किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना और कोई पंजीकृत संगठन नहीं था, लेकिन वो केवल हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने राजनीति कर दी। लेकिन आप देखिए 47 में देश आज़ाद हुआ, 48 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या की और उनका भी नाम आया कि वो कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं या उनके कृपा पात्र हैं, या सावरकर जी जो है उनसे उनके संबंध से इस तरह के आरोप लगे और बाद में सावरकर जी को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया। उस पर उन पर आरोप लगा था कि उनकी षड्यंत्र वो भी शामिल थे, लेकिन वो छूट गए और उनके ऊपर आरोप उस समय सिद्ध नहीं हुआ कोई। लेकिन नाथूराम गोडसे के बाद फांसी हो गई। लेकिन आप देखिए कि 42 का जो आंदोलन हुआ, उस 42 के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। उसमें भी जो लोग ये हिंदू महासभा से जुड़े थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों चाहे सावरकर हो, इन लोगों ने महात्मा गांधी का विरोध किया और अंग्रेज़ों का एक तरह से साथ भी दिया। इन लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी के आंदोलन को कुचल दिया जाए और अंग्रेज़ों को साथ दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी इन लोगों ने एक सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स और उसकी सेना में भर्ती होने के लिए अपील किया और गांधी जी का विरोध किया इन लोगों ने। अटल जी ने भी उस समय में उसके ऊपर 42 में अरेस्ट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो क्रांतिकारी थे उनके नाम बताए और वो छूट गए। देश जब आज़ाद हुआ, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया और उसके बाद चला। उसके बाद 370 को लेकर बाद में लोग कहते विवाद खड़ा हुआ। हालांकि जब से 370 पास हुआ तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट के सदस्य थे, मंत्री थे और कश्मीरी मामलों के मंत्री थे। उन्होंने विरोध नहीं किया उस समय। लेकिन ये राजनीति कश्मीर को लेकर हो चाहे अन्य इशू को लेकर ये चलती रही और आज जो देश वर्तमान राजनीति है, जो सरकार बनी है जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ये जो पश्चिम बना भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ बना था जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे और जनसंघ से लोग समाजवादी लोग परहेज करते थे। लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। इन लोगों ने 77 में जनसंघ को भी शामिल किया अपने साथ और तो उसके बाद सत्ता का एक तरीके से कहते सत्ता का स्वाद चखा जनसंघ ने और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी ये सब लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उसके बाद कालांतर में फिर ये जो आप आगे चल के देखें कि ये फिर अटल जी भी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लेकिन जब से वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी और ये गुजरात में जो इनकी सरकार बनी, तो गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड के बाद जिस तरह से अहमदाबाद में एक तरीके से कहिए दंगा क्या हुआ, एक तरीके का नरसंहार ही हुआ और जिस तरह से लोगों की हत्याएं हुई हो, उसके बाद से ये एक तरीके से आरएसएस की या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रयोगशाला बन गई गुजरात। और
इनको ऊपर एक ठप्पा लगा और ये हिंदूवादी नेता के रूप में आगे आए। और उसी ठप्पे को लेकर या गुजरात मॉडल को लेकर या विकास का पता नहीं कौन सा गुजरात का मॉडल हुआ है, मैं समझ में आ रहा है। गुजरात में भी आज फैक्ट्रियाँ बहुत बंद है, वहाँ भी बेरोजगारी है, सब जगह है। और बिहार के मजदूर आज जाके गुजरात में काम कर रहे हैं। बिहार की स्थिति देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। तो इस तरीके से फिर वो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया उसका लाभ उठाया और उन्होंने वो एक तरीके से एक धर्म की या संप्रदाय की राजनीति करके सफलता प्राप्त की। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से लखनऊ में बड़ी बड़ी मूर्तियां बन गई, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या लगता है कि अब ब्राह्मणों को जिस तरीके से वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, क्या मानते हैं, क्या दिखलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चाल चरित चेहरा के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनका हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, कहते कुछ है करते कुछ हैं। बात भले ही है नैतिकता की करे, लेकिन नैतिकता से मतलब नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जात की राजनीति यही करते हैं। जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति अगर कोई सबसे ज़्यादा करता है वर्तमान में, तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो जुड़े हुए ही लोग ज़्यादा करते हैं। क्या जरूरत थी इस पर इलेक्शन, जब एक साल रह गया, करीब करीब 1-1.25 साल, तब आपको ब्राह्मणों की याद आ रही है। तीनों मूर्ति आप लगा, तीनों ब्राह्मण हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, तीनों ब्राह्मणों को मूर्ति लगा रहे हैं। ठीक है, बहन जी ने लगवाया था, मायावती ने, तो ठीक है। दलित बहुत दिनों से लोग ऐसा कहते हैं कि दबे हुए थे, उनको मौका नहीं मिला समाज में। तो उस समय तो भाजपा के लोगों ने आलोचना किया कि बहन जी इतना पैसा खर्च कर रही हैं, पत्थर लगवा रही हैं और बर्बाद कर रही हैं पैसा, हाथी का जगह जगह हाथी बनवा रही हैं, और नोएडा में भी उन्होंने पार्क बनवाया। ठीक है, उन्होंने किया और उतने एक से, लेकिन आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? आपने सपा पे भी आरोप लगाया कि उनके नाम पर वो किया, और उन्होंने सपा ने भी जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया। हालांकि सपा के कोई ब्राह्मणों के वो नेता नहीं थे, ब्राह्मणों का चेहरा कह सकते हैं आप। सपा में वो ब्राह्मणों के चेहरा थे। जनेश्वर मिश्रा वो ब्राह्मणों को सर्वमान्य नेता नहीं थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने लगवाया, एक पार्क बनाया। चलिए इसी बहाने कम से कम लखनऊ कुछ पार्क और ठीक हो गया, सुधर हो गया। आप अब कौन सा काम कर रहे हैं? जब 1-1.25 साल इलेक्शन रह गया है तो आपको ब्राह्मणों की याद आ रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि ये केवल ये जात विशेष और धर्म विशेष के लोगों को ही ध्यान रखते हैं। इनका बुलडोजर कुछ संप्रदायों पे और कुछ जातियों पे ही चलता है। इनका बुलडोजर अपने स्वजातियों पर नहीं चलता है। इनके स्वजाति जो अपराधी हैं या कुख्यात अपराधी हैं या गैंगस्टर रहे हैं, वो आज छूट के घूम रहे हैं, और तमाम पूरे पूर्वांचल हो चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्से हों, उस पर वो ठेका पटेका सब यही ले रहे हैं, सबसे अधिक लाभ यही उठा रहे हैं। इसको आज इनके लोग बोलते हैं जो मलाई काट रहे हैं, तो मलाई वही काट रहे हैं और दूसरा कोई तो काट नहीं रहा। तो लाभ आप उठा रहे हैं, सत्ता का पूरा सुख भोग रहे हैं, सब लाभ उठा रहे हैं। और केवल इनको धर्म विशेष या जात विशेष के ही अपराधी नजर आते हैं। अपराधी इनको अपने जाने। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक कोई पंकज चौधरी हैं जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगता है उनको कुछ खासतौर से ब्राह्मणों से कुछ ज़्यादा ही परहेज है, या उनको ज़्यादा रिएक्शन है ब्राह्मणों को लेकर। कुछ ब्राह्मणों ने अगर 50 ब्राह्मण भाजपा के विधायकों ने अगर एक मीटिंग किया, खैर उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो भाजपा के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने मीटिंग किया उसके पहले राजपूत विधायकों ने भी मीटिंग किया था, लेकिन राजपूत विधायकों की जब मीटिंग हुई तो उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि राजपूत मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ हैं। और जब ब्राह्मणों की मीटिंग हो गई तो आप तुरंत धमकी दे रहे हैं कि अगर भविष्य में इस तरह की मीटिंग होगी कोई, तो वो मीटिंग क्या भाजपा के खिलाफ हुई थी क्या? अगर कुछ लोग आपस में बैठ के बातचीत किए, मीटिंग किए, आजकल तो सभी जातियों को संगठन लोग अपना बनाया है, अपना दल एक दल बना हुआ, वो भी एक खास जाति विशेष के लोगों का दल बना हुआ है, और तमाम संगठन बनेंगे। एक सुहेल देव की भी पार्टी है, वो भी अपनी बिरादरी को लेकर ख्याल चलते हैं। तो बहुत से लोग अपनी बिरादरी के नाम पे, उनको तो आपको मिलाने में कोई परहेज नहीं होता, उनको तो आप रेड कार्पेट बिछा के अपने पार्टी में मिलाते हैं, कुल कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 13 से 14% है, और गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर और बहुत से ऐसे क्षेत्र, महाराजगंज वगैरह, जहाँ पर 30 से 35% तक ब्राह्मण हैं। जहाँ के ये प्रदेश अध्यक्ष बने वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या बहुत बड़ी है। उनके खिलाफ चौधरी ही चुनाव लड़ा, अगर कोई ब्राह्मण लड़ता तो मुझे लगता है परिणाम दूसरे होते। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कोई कमज़ोर है, और ब्राह्मण
शुरू से, जब से एक पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जाति है और वो कभी किसी राजा या साम्राज्य के अंडर में दब के नहीं रहती। अगर कोई ब्राह्मण स्वाभिमानी है तो किसी के अंडर में नहीं रहता है। तो खैर वो जात की बात नहीं है, लेकिन ये जात की बात करते हैं, लेकिन जातिवाद सबसे अधिक लोग करते हैं। एक बात बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी हम बात कर लें कि जिस तरीके से राम मंदिर बन गया, सब चीज़ बन गया, जो मंदिर की जो मांग थी, अब ये जो ब्राह्मण चेहरे हैं खासकर बीजेपी में, अब किस मुद्दे पर वो अगर समाज में जाते हैं तो किस मुद्दे पे वो बात करेंगे? देखिए, वो बीजेपी के ब्राह्मणों को तय करना है कि क्या करना है, वो हम उनके बारे में तो हम कह नहीं सकते कुछ। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है या और वो है, निश्चित रूप से राम मंदिर के नाम पर तमाम जाति धर्म के लोगों को इन्होंने बरगलाया और उसके नाम पर मंदिर बना और मंदिर बन गया। चलिए, वो जैसे भी बना, जो भी बना, सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था, वो डिस्कशन का विषय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कांग्रेस का भी ये था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पे कैसे आदेश करा लिया गया या जज को ब्लैकमेल करके कराया गया, कैसे कराया गया, वो अलग विषय है। लेकिन निर्णय जब हो गया तो कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया कि मंदिर बना। कांग्रेस कोई मंदिर के विरोध में नहीं था। और राजीव गांधी के समय में भी जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस का ये था कि भाई मंदिर ही बने और जहाँ उचित स्थान पे मस्जिद ही बने। कांग्रेस किसी के विरोध में नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने उसको, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही इसको रोका, क्योंकि ये लोग चाहते, इनको था कि कहीं क्रेडिट, हिंदुओं को क्रेडिट कांग्रेस न पा जाए। तो वो खाली क्रेडिट की लड़ाई के चक्कर में और अपनी राजनीति, इन लोगों को राजनीति केवल धर्म की करनी थी। कांग्रेस तो सब जाति सब धर्म को सबको लेके चलती है, सेकुलर पार्टी है, कोई इनकी तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन करने वाली पार्टी नहीं है। तो इन लोगों ने उसका लाभ उठाया और वो मंदिर बन गया। और जिन लोगों ने मंदिर के नाम पे सपोर्ट किया, हो गया, श्री राम के नाम पे मंदिर बन गया। भगवान राम की पूजा सभी लोग करते हैं, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी भी दल के हों। वो जो भी हिंदू है वो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, शंकर भगवान को मानता है। तो पूजा तो निजी चीज़ है, निजी आस्था की चीज़ है, सभी लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये समझते हैं कि हम ही, हमारा ही कॉपीराइट है, केवल हम ही उसके ठेकेदार हैं। और वो बन गया तो अब आप मंदिर के नाम पे कब तक वोट लेंगे? मंदिर के अलावा भी तो बहुत से एजेंडा है। नवयुवकों को रोजगार चाहिए, नवयुवकों को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए। लोग बिहार का भी मजदूर बन के जा रहा है, यूपी पूर्वांचल का मजदूर बन के जा रहा है गुजरात में। कोई फैक्ट्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद बनारस या पूर्वांचल में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी। ये DLW जो कांग्रेस के ज़माने का बना था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि, बल्कि यहाँ श्रमिकों की क्षमता और काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत घट गई। पहले 8-10 हज़ार था, 1.5-2 हज़ार लोग रह गए। तो कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। जो राहुल गांधी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल, और ये अडानी अंबानी के साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। सारा रेलवे का ठेका उनको दे रहे हैं, सारे एयरपोर्ट उनको बेच रहे हैं, सारी जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्थाएं थी, सब निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। गुजराती व्यापारियों को, पूंजीपतियों के हाथ जा रहा है। ये देश हित में नहीं है। इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और बहुत दिन तक बेरोजगारी और उसको, बेरोजगारों को टाला नहीं जा सकता। और मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। केवल धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लंबे समय तक राजनीति करना मैं समझता हूँ संभव नहीं है। और जनता अब जागरूक हो रही है। मुझे लगता है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और भविष्य में जो चुनाव होंगे, और जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं कि जो चुनाव में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गड़बड़ियाँ तो कुछ न कुछ हो ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये निष्पक्षता से चुनाव और ठीक से चुनाव हो सके और हुए तो मैं समझता हूँ जनता अब इनका साथ देने के मूड में नहीं है। और हर जात के लोग इनको अब समझ चुके हैं, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे राजपूत हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, सब लोग इनको समझ गए हैं। क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, सबको विकास चाहिए। खाली छलावा से बेवकूफ़ बना के राजनीति बहुत समय तक नहीं की जा सकती, बहुत दिन तक जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल उपाध्याय ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जिस तरीके से पंकज चौधरी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर वो बातें कहे, उस पर भी इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में 3 मूर्तियां क्यों बनवाई? सवालिया निशान है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।